पाकिस्तान में शायद वो मार्केट अब आपके लिए तैयार हो गई है फॉर फिल्म। It's funny how it worked out. मुझे तो बचपन से एनिमेशन का शौक था. I loved comic books as well. तो मैं स्पाइडरमैन को बनाता रहता था. लेकिन जब मैंने स्टूडियो जिबली की फिल्में देखी, मुझे बस पता था कि ये फिल्म मुझे अच्छी लग रही है. आप इंडस वैली कुछ साल वहाँ रहे, then you decided to drop out. I dropped out of Indus because TED selected me for the TED Fellows program. I was the youngest TED Fellow ever selected. And then somehow I was invited to Berklee College of Music on a full scholarship. 3 साल के लिए गया. Dropped out from there because the animation opportunity. I'm a 2-time college dropout. Glass worker नाम कैसा आया? The actual term is glass blower. Changed it to the glass worker. And the Urdu title was Shisha Ghar. But what is Glass Worker about? I would say it's a thought-provoking story because it's an anti-war film. Now that I look back at everything, it's surreal. मैं यहाँ बैठ के एक animated film की बात कर रहा हूँ जो हमने बनाई है. Because I never thought it would ever happen. क्या करते हैं आपके parents? If we go all the way back तो ज़िया मोइनुद्दीन मेरे दादी के भाई थे. My father was an actor. पीरा हो एक मशहूर गाना है. Of course. उसमें वो खालिद अनम के साथ. Yes, that's my father. There's this amazing Walt Disney quote. We don't make movies to make money. We make movies to make money to make more movies. That's the dream. I'm very grateful I went at the age that I went. I was 20 years old. I didn't know anything. So to see like Elon Musk sitting there talking about Hyperloop, Wow. all these amazing people. I met wonderful people at TED. It takes years of work to be an overnight success. True. I love that. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. मुझे लगता है अब आप लोग मेरी ये लाइन सुन के बोर होने लगे होंगे, बट फिर भी मुझे कहना ज़रूरी है. आज एक और वो टाइम है जब मेरे जो गेस्ट हैं, आई एम स्ट्रगलिंग हाउ टू इंट्रोड्यूस हिम बिकॉज ऑनेस्टली आई एम अ लिटिल ओवरवेल्म्ड. आई एम सो इंस्पायर्ड एंड राइट नाउ सो प्राउड माशाल्लाह से, बिकॉज जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ हमें पता चलती है जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो पाकिस्तान में पॉजिटिविटी और अच्छी चीज़ों की तरफ जा रही होती है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है. ये कहानी भी जब मेरे सामने आई तो मैं इतनी इंस्पायर्ड थी एंड आई वाज रियली प्रेइंग आई गेट अ चांस टू टॉक टू माय गेस्ट अलोन एंड गेस व्हाट, इट हैपेंड. आज हमारे साथ हैं द क्रिएटर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म ऑफ पाकिस्तान, द ग्लास वर्कर. ये बहुत जल्द आने वाली है, हम सब इसके बारे में सुन रहे हैं और क्यूरोसिटी ये भी है कि आई होप मैं सही कह रही हूँ, सीजी एनिमेशन और हैंड ड्रॉन एनिमेशन में क्या फ़र्क होता है. तो आज मुझे जैसे ऐसे बहुत से लोग who are wondering why is it significant, वो इसके बारे में जानेंगे. उस्मान के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी, 10 साल का जर्नी है जो फिल्म की प्रोडक्शन में मौत था, लेकिन उससे बहुत पहले से उनका एक जर्नी स्टार्ट हुआ हुआ है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. वो स्कॉलरशिप पे बर्कली स्कूल ऑफ म्यूज़िक भी जा चुके हैं एंड ही इज़ बीन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन टेड and TEDx also. So there's a lot to find out and talk about him. In addition to all of these things, what I really loved is his thought process. I think आज हमारी Gen Z को बहुत सी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत सी confusions or things that you struggle with. You might get a direction or an answer to these things. That's what I felt, although I'm not Gen Z, when I was hearing him. Introduction बहुत लंबा हो गया है. Apologies for that. Let's go meet Usman and find out about his journey. अस्सलाम वालेकुम उस्मान. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you very much for having me here. नहीं, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. आई नो यू आर एक्सट्रीमली बिजी प्रमोटिंग द फिल्म एंड ऑल्सो आप लोगों का प्रीमियर और वो लगने वाली है, तो इतना कुछ हो रहा होगा कि ना सिर्फ स्केड्यूल वाइज आप लोग बिजी होंगे, आई थिंक इमोशनली भी बड़ा ओवरवेलमिंग मोमेंट होगा आप लोगों के लिए. नहीं बिल्कुल. It hasn't hit me yet. क्योंकि मैं जैसे 10 साल इस पे काम कर रहा हूँ and now it's finally going to be out there, तो थोड़ी सी एक surreal सी feeling हो रही है, लेकिन I'm ready to let it out now इंशाल्लाह. पाकिस्तान में अब एनिमे की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है एंड आई बीन डिबेटिंग ऑनेस्टली पिछले कोई 2 हफ्ते से कि शुड आई स्टार्ट वॉचिंग इट और नॉट, बिकॉज नेटफ्लिक्स मुझे एक बहुत पुश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपकी ये जो फिल्म है ना, ये मेरा शायद जर्नी स्टार्ट करे टुवर्ड्स दिस. लेकिन आप एक्साइटेड हैं क्योंकि मैं यूट्यूब पे आपके जो ट्रेलर था ना और 1-2 और वीडियोस थी उसके नीचे कमेंट्स पढ़ी थी एंड जो एनिमे के फैंस हैं वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे एंड दे वर कंपेयरिंग योर वर्क विद आई होप मैं सही नाम लूँ, गिबली राइट या जिबली उनकी एनिमेशंस के साथ एंड दे वर रियली प्राउड. तो वही मुझे लगता है कि ये बड़ा टाइमिंग भी शायद सही है, ऑल्दो आपको शायद लग रहा हो कि एक बहुत बड़े सफ़र से गुजरे हैं, लेकिन पाकिस्तान में शायद वो मार्केट अब आपके लिए तैयार हो गई है फॉर फिल्म. हाउ डू यू सी इट? It's funny how it worked out. मुझे तो बचपन से एनिमेशन का शौक था. I grew up playing music and drawing, और एनिमेटेड फिल्म्स को देख के ही मैं ड्रॉ करता था.
एंड आई लव कॉमिक बुक्स एज वेल, तो मैं स्पाइडरमैन को बनाता रहता था। लेकिन जब मैंने स्टूडियो जिबली की फिल्में देखी, मुझे मतलब मैं 4-5 साल का था, मुझे तो पता भी नहीं था कि स्टूडियो जिबली क्या है। मुझे बस पता था कि ये फ़िल्म मुझे अच्छी लग रही है। उस फिल्म का नाम है कीकीज़ डिलीवरी सर्विस। और वो हमारे पास एक पुराना VHS टेप था, हमने शायद रेंट किया था या ख़रीद लिया था, ये मुझे याद नहीं है। और उसमें कार्टून्स थे और किसी ने कीकीज़ डिलीवरी सर्विस के ऊपर उन कार्टून्स को रिकॉर्ड कर दिया था। तो कार्टून्स जब ख़त्म हो जाते थे, कीकीज़ डिलीवरी सर्विस वुड बिगिन एंड अबाउट 15-20 मिनट्स इनटू द मूवी। तो मैंने आगे जाके फ़िल्म की शुरुआत भी बाद में देखी थी। मुझे बस पता था कि दिस सॉर्ट ऑफ एनिमेशन, दिस इज़ समथिंग आई रियली लाइक एंड आई डिडंट नो व्हाई। And then I just kept getting more and more interested in it. As I got older, I find out that where these films originated from. जापान में एक स्टूडियो है, उसका नाम स्टूडियो जिबली है, और हायाओ मियाज़ाकी और इसाओ तकाहाता 2 डायरेक्टर्स हैं जो फिल्में बनाते हैं स्टूडियो जिबली के लिए, और उनके प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी, वो भी काफ़ी मशहूर थे। तो आहिस्ता आहिस्ता आई बिल्ट अप माई knowledge about the studio, but I was, again, this was before I was a teenager. And then when DVDs came along, फिर तो बहुत सारे DVDs ख़रीदे इन सारे मूवीज़ के, और मैं अक्सर बिहाइंड द सीन्स फीचरेट्स भी होते थे जिबली की फ़िल्में और हॉलीवुड की फ़िल्में। तो बिहाइंड द सीन्स में बहुत देखना शुरू हो गया कि मूवीज़ कैसे बनती हैं, तो एक फैसिनेशन उधर भी डेवलप हो गई। एंड अगेन नेवर थिंकिंग आई विल मेक मूवीज़, आई जस्ट लव्ड द वर्ल्ड ऑफ फिल्म। मैं तो म्यूज़िक की तरफ जा रहा था, बिकॉज आई थॉट पाकिस्तान में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एंड आई न्यू इनफ अबाउट द इंडस्ट्री टू नो कि मुझे जापान में अभी के लिए नहीं काम करना, because it is a very very difficult and grueling industry in Japan, the animation industry. They make amazing work, but I knew a bit more about it than say a regular fan. So it's like abhi nahi, abhi do your own thing. कितने बड़े थे आप उस वक्त? 14, 15, 16 साल। कितनी बड़ी कलेक्शन है आपके पास DVDs की? बहुत अभी तक बड़ी है? कलेक्शन है, बहुत बड़ी कलेक्शन है। कहाँ वो एक पूरी वॉल है, क्या है, किस तरह रखा हुआ है? आई वुड लव टू सी मैंने दैट। स्टूडियो में अपने डेस्क के ऊपर थोड़ी सी कलेक्शन, मतलब थोड़ी सी उधर रखी हुई है, बाकी घर पे रखी हुई है, और अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो लेकिन डिजिटली भी बहुत बड़ी कलेक्शन है, क्योंकि मैंने वही फिल्म्स जो मैंने VHS और DVD और फिर ब्लूरे पे ख़रीदी, वो अब डिजिटली भी ख़रीदी। इट इज़ अ वेस्ट इन माय ओपिनियन, बट आई जस्ट हैड टू हैव देम एवरीवेयर। बट डोंट यू थिंक वो अच्छा है ना, कलेक्शन हो गई आपकी, वो जो वो DVDs और VHS होगा, वो अब कहाँ मिलती हैं इतनी आसानी से? हाँ, अब तो बहुत मुश्किलों से मिलती हैं। So you being in this field and such a passionate, you know, fan of this, तो वो तो बड़ा आपके पास एक अच्छा है। कुछ है जो जाके अभी भी आप देखते हैं कभी-कभी या तो नहीं? मैं DVDs को तो एग्जामिन इतना नहीं करता, क्योंकि मुझे वो फिल्में याद हैं, तो मैं पर्टिकुलर सीन्स को जाके देखता हूँ। लेकिन मेरे पास सारी आर्ट बुक्स भी हैं, पुरानी डिज्नी की आर्ट बुक्स एंड ऑफ कोर्स स्टूडियो जिबलीज आर्ट बुक्स। और एक चीज़ जो मैं बहुत देखता हूँ, उनकी स्टोरी बोर्ड बुक्स हैं। एनिमेशन में स्टोरी बोर्ड्स आर लाइक द फाउंडेशन फॉर द फिल्म, बिकॉज आई मीन फॉर एनी, अगर लाइव एक्शन भी कर रहे हैं या एनिमेशन कर रहे हैं, स्टोरी बोर्ड्स आर इम्पोर्टेंट एनिमेशन में, बिकॉज यू आर ड्राइंग एवरीथिंग, एंड पर्टिकुलरली इन हैंड ड्रॉन एनिमेशन, जिसमें स्टाइल एक ख़ास स्टाइल, कैरेक्टराइजेशन का एक ख़ास स्टाइल है। स्टोरी बोर्ड्स मैंने पूरे ख़ुद बनाए फिल्म के, जो मेरे हीरोज़ भी वही चीज़ करते हैं। तो मैं अक्सर उनकी किताबों को लेके एग्जामिन करता हूँ कि उन्होंने कैसे किया। इफ़ आई सॉ अ पर्टिकुलर शॉट इन अ फिल्म that I really liked, I would go to the storyboard book, open that up, examine that shot, find it in the entire book, find that shot, and then break it down and understand the technicalities behind it. तो वो समझ के फिर मैं अपने storyboards बनाता था. So that was a fun kind of interesting process for me. लेकिन आप लोग काफ़ी इंटरनेशनली फिल्म फेस्टिवल्स में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है माशाल्लाह से। जब कैमरा रोल नहीं हुआ था तो यू वर टेलिंग एटलीस्ट 5 फिल्म फेस्टिवल्स तो आप लोग जा चुके हैं। तो वहाँ का रिस्पॉन्स आपको कैसा लग रहा था, और वहाँ पे जाके कोई चीज़ किसी एक जगह हिट की आपको? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। फिल्म फेस्टिवल्स पे जो हमने फिल्म शोकेस की है, द रिस्पॉन्स हैज़ बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। फिल्म फेस्टिवल्स एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फिर भी है,
तो द सरियल फीलिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट वो अब हम नहीं अभी हिट करें। जो रिलीज़ करने जा रहे हैं फिल्म को पाकिस्तान में और वो सिनेमाज में प्ले होगी बजाय फिल्म फेस्टिवल्स में, दैट इज़ द सरियल फीलिंग। लेकिन मुझे वही फीलिंग फिल्म फेस्टिवल्स पे भी हुई थी कि वो अब दूसरे लोग देख रहे हैं हमारे साथ अब फिल्म फाइनली लोगों को हम थिएटर में बिठा के दिखा रहे हैं। इट वाज अ सरियल फीलिंग एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के रिएक्शन साथ साथ आ रहे थे, क्लैपिंग और वो सब हो रही थी, तो उस वक्त आपके अपने इमोशंस भी ऊपर नीचे हो रहे होंगे, है ना? नहीं बिल्कुल, आई वाज वेरी एंग्शियस बिफोर द फर्स्ट एवर स्क्रीनिंग और हॉल में 500 लोग थे और मैंने एक टॉक दी फिल्म से पहले। खिज़र और मरियम जो मेरे पार्टनर्स हैं स्टूडियो में, उन्होंने भी एक टॉक दी और फिर बस हम बैठ गए एंड वी लेट द मूवी स्पीक फॉर इटसेल्फ एंड द रिस्पांस वाज अमेजिंग। वी हैड मैं जिस फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ उसका नाम एनएससी है। एनएससी इज़ द मोस्ट prestigious animation festival in the world in my opinion. So the fact that our film was selected as one of the 11 films as part of the Counterchamp official competition was a huge honor. मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ that we even got that opportunity because this is our first film. बहुत सारे लोगों को ऐसे मौके नहीं मिलते, so it's important to appreciate that. उससे पहले हम कैन फिल्म फेस्टिवल गए थे। कैन पे हमने अमेरिकन पवेलियन पे एक टॉक दी थी मानो एनिमेशन स्टूडियोज़ के बारे में और मैंने अपनी जर्नी के बारे में ऑडियंस को बताया कि हम इस पॉइंट तक कैसे पहुँचे। वहाँ पे मार्केट स्क्रीनिंग्स भी हुई ग्लास वर्कर की। फिर उसके बाद एनएससी के बाद ग्वाडलाहारा एक फ़िल्म फेस्टिवल है मेक्सिको में जो बहुत अच्छा फ़िल्म फेस्टिवल है, अगेन अनदर प्रेस्टिजियस फेस्टिवल। वहाँ पे हमारी स्क्रीनिंग्स हुई, वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और फिर शंघाई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल विच इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल इन चाइना, वहाँ पे भी ऑफिशियल कंपटीशन में फ़िल्म दिखाई। और इंशाल्लाह अगस्त में हम फिल्म को जापान वापस लेके जा रहे हैं एट द हिरोशिमा एनिमेशन फेस्टिवल। तो अ लॉट इज़ कमिंग अप। और फिर जो बाकी फ़िल्म फेस्टिवल्स होंगे उनकी भी अनाउंसमेंट्स हम करते जाएंगे इंशाल्लाह। बट सो फार सो गुड। सबसे पहला कब आपने खुद कुछ ड्रॉ किया या एनिमेट किया या बनाया या क्या, किस तरह हुआ वो? मुझे याद नहीं है, मैं बचपन से ड्रॉ कर रहा हूँ, बचपन से म्यूज़िक बजा रहा हूँ। आई हैव बीन ड्राइंग एवर सिंस आई कुड होल्ड अ पेंसिल। तो आई डोंट रिमेंबर द प्रॉब्ली द फर्स्ट थिंग आई एवर ड्रू वाज स्पाइडरमैन, अगर मैं बोलूँगा हाँ तो। बट कहीं पढ़ी होगी वो पुरानी स्पाइडरमैन की? नहीं, मेरी पुरानी ड्राइंग्स मैंने रखी नहीं है। आई मीन 3-4 की तस्वीरें हैं, लेकिन वो भी मैं जब 11-12 साल का था, 5 साल की उम्र कोई ड्राइंग नहीं बची हुई। लेकिन तस्वीरें हैं ऑफ मी ड्राइंग। आई ड्रू अ लॉट। वो प्रिंटेड पेपर होता था घर पे तो मैं हमेशा उसको लेके उनके ऊपर, या ज़ीरॉक्स पेपर जो भी था मुझे याद नहीं, आई वुड बी ड्राइंग ऑन दैट। तो कुछ बचाया हुआ नहीं है एंड आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई डू। मुझे याद है जब मैंने एनिमेट की थी चीज़ें, मैंने बड़े शौक़ से एनिमेशन पेपर ख़रीद के, और मैं कोई वही 12-13 साल का हूँगा। ट्राइड डूइंग इट, उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देन एज आई गॉट ओल्डर आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग मोर एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स। बट आई विल से दैट द मोर आई डिड इट द बेटर आई गॉट। तो म्यूज़िक था, ड्राइंग थी, प्लस या आप एनिमेशन की तरफ आ रहे थे। किस वक्त डिसाइड किया कि मैं इन तीनों को कैसे बैलेंस करूँगा, या मैं प्रोडक्शन या डायरेक्शन या क्रिएशन की साइड पे जाऊँगा? एट व्हाट पॉइंट इन टाइम यू डिसाइडेड एंड what helped you decide? I didn't really think about it that much. मुझे बस एक चीज़ का शौक़ था और मैं, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा नहीं जाता, I don't really like partying and doing all of those things. I enjoy making things. तो I wouldn't think about it. मैं स्कूल से घर आता था, मैं म्यूज़िक में बस घुस जाता था, मैं प्रैक्टिस करता था and it was not to achieve anything at first. It was just because I enjoyed it. ड्राइंग में भी वही हाल था। आई जस्ट ड्रू बिकॉज आई लाइक मेकिंग थिंग्स एंड आई enjoyed the process of making things, never thinking that I'd make something. Again, I never had the intention when I was young कि मैं director बनूंगा animation का या मैं composer बनूंगा music का. It's just because I enjoyed it. As I got older, I started realizing, hey, मैं तो अपनी चीज़ें बना सकता हूँ। और music में ख़ास तौर पे आप अगर classical music आप बजाते हैं, you learn other people's
compositions. Classical music is very repertoire heavy. आप मोज़ार्ट की अगर पियानो बजाते हैं मोज़ार्ट के पीसेस सीखते हैं, बेथोवन, शोपेन, लिस्ट, ये मैंने सीखे थे सारे, और फिर मैं एक्सपेरिमेंट करके अपनी compositions बजाता था. तो it just started happening very organically. मैं दूसरे लोगों के कैरेक्टर्स बना के फिर अपने कैरेक्टर्स बनाना शुरू हो गया. और the main thing is storytelling. I enjoy good stories. I enjoy bringing those stories to life. मैंने 2 शॉर्ट फिल्में भी डायरेक्ट की, उनको भी मैं एनिमेट करना चाहता था, तो मैंने उनको उसी तरह स्टोरी बोर्ड किया. बट वी डिड दैट लाइव एक्शन, अगेन नॉट थिंकिंग कि एनिमेशन कभी कर सकूँगा. तो इट्स नाउ दैट आई लुक बैक एट एवरीथिंग, इट्स सरियल कि मैं यहाँ बैठ के एक एनिमेटेड फिल्म की बात कर रहा हूँ जो हमने बनाई है, बिकॉज आई नेवर थॉट इट वुड एवर हैपन. आप इंडस वैली जी ज्वाइन किया आपने, कुछ साल वहाँ रहे, then you decided to drop out. What happened? Yes. If you want to share anything. Sure. So Indus Valley, I learned a lot there. Indus Valley School of Art and Architecture, and I'm really glad I did that क्योंकि I did art in O levels and A levels. School में तो art मैं करता रहता था. This was a dedicated arts college, and I got to explore a lot of things. The architecture classes were fascinating क्योंकि foundation year में वो आपको सब कुछ सिखाते हैं. So I learned a lot about just drawing freehand and drawing buildings and things, which helped me later while I was storyboarding for the Glassworker. So I picked up a lot of skills there, and then studied graphic design, illustration, which really helped me see and understand the film world. Ironically enough, कि वो जो color palettes वगैरह जो सब कुछ इस्तेमाल करते हैं in their art direction, graphic design helped me understand that. And उस वक्त भी मैं नहीं सोच रहा था that I will use that in making a film. It was just knowledge that I was acquiring. I dropped out of Indus because TED selected me for the TED Fellows program. I was the youngest TED Fellow ever selected. This was in 2012. I was 21 years old. So when that happened, went for the conference. I gave a talk about my work, which was about my how I made my short films, how I played music, and how I learned a lot of things from the internet for these creative fields. That talk did well, and then I did a performance on the main stage with Preston Reed, one of the pioneers of percussive guitar, who I still look up to, and he's a genius. So it was a huge honor to be able to perform with him. After that talk, I got an opportunity to speak and perform at TEDx conferences and other TED conferences all over the world, and I just thought, okay, I have to do this. फिर इंडस वैली से मैंने गैप ईयर मांगा, वो दे नहीं रहे थे, so I was like, okay, I'll just drop out. My teachers were great. It wasn't that they were just saying technicalities. Are you sure you want to do this? So no ill will or anything. It was just okay. I'll just move on from this. And then somehow I was invited while I was on this tour to Berklee College of Music on a full scholarship. और फिर Berkeley में तकरीबन 3 साल के लिए गया. Dropped out from there because the animation opportunity came. So I'm a 2-time college dropout. पता है, ऑनेस्टली बताऊँ, आपसे बात करते हुए मुझे ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी थी, बट आई वाज अ लिटिल कंसर्न्ड आल्सो बिकॉज ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू प्रमोट इट टू द यंग जनरेशन के ड्रॉप आउट हो, बट यू आर अ सक्सेस स्टोरी सिटिंग राइट नाउ. लेकिन अभी आपने जिस तरह बताया, ऑल दैट यू लर्नड एक्चुअली हेल्प्ड यू विद दिस, एंड ऑफ कोर्स आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी टू स्पीक एट टेड टॉक्स वाज अमेजिंग, वाज ह्यूज, यू नो. एंड अभी हम बर्कली के ड्रॉप आउट वाले पोर्शन पे भी आते हैं बिकॉज उस पर भी एक कहानी है. तो सो वी जस्ट वांट टू से द डिस्क्लेमर दैट ड्रॉप आउट इज नॉट रियली, यू नो, समथिंग दैट you think it's not cool. I only did it because I knew that the opportunities that were presenting themselves, I need to jump into them. And again, I'm very grateful my family supported me through this, because like I said, अक्सर लोगों को ऐसे मौके नहीं मिलते. So I was very aware of that, and it is scary. मैं उसके बारे में झूठ नहीं बोलूँगा. जब इंडस से ड्रॉप आउट कर रहा था, I was scared कि अच्छा इस साल के बाद क्या करेंगे. But then Berkeley happened, and just to touch upon the Berkeley thing, I learned a lot from Berkeley, and I made 2 friends there, Carmine and Jose, that I worked with on the Glassworker as well, and they're very near and dear to me.
बट बर्कली से जब मैं ड्रॉप आउट कर रहा था मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं वो पेपर सबमिट कर रहा था. सो इट इज़ स्कैरी. It's a huge You need to decision. know the risks and you need to know that it can work out and it very easily cannot work out. Now you're prepared to do that. So you call that a leap of faith. So I took that leap of faith twice. Very grateful that I didn't fall on my face. Yeah, अल्लाह का शुक्र. अल्लाह का शुक्र. टेड टॉक की सिलेक्शन कैसी हुई? हाउ डिड दे चूज यू? आई एम जस्ट क्यूरियस, ये होता कैसे और आपको कैसे आई अपॉर्चुनिटी, और जब पहली बार कॉल आई तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? It was very interesting because TED had just started. TED has been around since 1985. लेकिन उनकी टॉक्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी. 2011 में टेड ने TED.com शुरू करके अब सारी जो टॉक्स थी उनको आहिस्ता आहिस्ता वो ऑनलाइन डालना शुरू कर रहे थे. एंड आई वाज सेलेक्टेड एट I think the perfect time where it hadn't fully exploded yet, but it was extremely prestigious and you knew exactly what it was. So I knew what TED was, but I didn't know what the TED Fellows program was. मुझे एक email मिली थी उनसे Okay. where they had seen a performance of mine. I think it was Firefly, a guitar piece that I had written and then recorded and we put it up online. एक music video बनाया था उसके लिए. Nice. Okay. They saw that and they said, we think you should apply for the fellows program. They didn't know I did all these other things. They just wanted the music side of it first. So that was interesting how it worked out. They reached out and told me apply. So I still had to go through the application process. I just became aware of it from themselves. Went through the application process, got it, and then went to, I think, the most amazing place in the world. मैं आज तक ये कहता हूँ, there's nothing like the TED conferences. It is 3,000 people Sitting. in one convention center with, I think, the brightest minds in the world. And it's eye-opening, and I think, yeah, it's an extremely eye-opening experience being there. I'm very grateful I went at the age that I went because I was 20 years old. I didn't know anything. So to see like Elon Musk sitting there talking about Hyperloop, Wow. and all these amazing people. I met wonderful people at TED, and I'm very grateful for my mentor Tom Riley. जिन्होंने मुझे, I always tell him, you picked me out of obscurity and brought me here and changed my life. So I'm very grateful for that. लेकिन इतनी यंग एज पे इतनी रिकग्निशन मिलना, आप बताए थे आई थिंक 40 प्लस आपने TEDx टॉक्स की हुई है, राइट? Probably. Yeah. Yeah. So इतने लोग सुन रहे होते हैं, appreciation मिलती है, और you know, how do you keep yourself grounded? How do you not let it get to you or think of yourself more than what maybe reality is? You know, of course you are very talented and कोई चीज़ है जो लेके जा रही है, लेकिन ground पे कैसे रखते हैं अपने आप को? Or did you face some ups and downs? One thing that I've never felt like what I'm doing is anything special, to be very honest. It's just I've been doing what I've been doing my whole life. So it's cool to have a platform to say it, and I'm very grateful for that. Lekin, I think my family keeps me very grounded, and faith keeps me very grounded because I know God can take everything away like that. So I'm very grateful for each opportunity, but I mean it's when you put it the way you put it, then I'm like, oh, it is pretty cool. It is pretty cool, माशाल्लाह से. It's such a मैं young झूठ नहीं age. बोल रहा, मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं है. I keep focusing on moving forward, and sometimes I pause and I look back and I go, हाँ, that's pretty cool. और फिर आगे बढ़ता रहता हूँ. तो उसमें घर वाले तो लिफ्ट नहीं कराते थे आपको ज़्यादा? It's not कि घर वाले लिफ्ट नहीं कराते थे. Again, I keep using the word gratitude, but I'm very grateful. I've been born into a family जिसमें इतनी creativity है. क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? सॉरी मैं कट कर रही हूँ. If we go all the way back, तो ज़िया मोइनुद्दीन जो पाकिस्तान के मशहूर एक्टर, ऑरेटर, Of course, yeah. वो मेरे दादी के भाई थे. Oh. My okay. grandmother was also a performer, and their father was a music professor. तो वो violin भी बजाते थे. My father was an actor. वो काफ़ी TV dramas में आए थे मेरे बचपन में, and then he decided नहीं, I want to just focus on the business and my family, so he stopped that. अगर आपने Mystery Theater देखा था, he was one of the actors on Okay, that in उनका the नाम? 1990s. अमीद रियाज, वो पीरा हो एक मशहूर गाना है. Of course. उसमें वो खालिद अनम के साथ, yes, that's my father. Yes. Yeah.
Now you say it, yes. तो Okay. और फिर जो नवीद रियाज हैं वो उनके जो सबसे बड़े भाई हैं वो भी टीवी पे अक्सर आते थे एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। अतीद रियाज जो बीच के भाई हैं उन्होंने अपने दोस्तों के साथ द सिटीजन्स फाउंडेशन शुरू की और Okay. so there's a lot of wonderful work happening in Yeah, my mashallah, family and my yes. mother's side are all artists. My Okay. mother's sister is a fine artist. उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ा था और वो उन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई बचपन में। My mother is an artist. My cousin Umar Riaz worked with one of my filmmaking heroes. Obviously, it's one of his filmmaking heroes, but Terrence Malick worked on 2 films for him, Night of Cups and Song to Song. So there's a lot of creativity in the family. फिर तो बहुत आपके स्टैंडर्ड्स हर जगह से बहुत हाई थे। नाउ आई अंडरस्टैंड। या तो everybody was doing something. तो जब मैं छोटा होता था और मैं किसी को कुछ दिखाता था, अगर मैं म्यूजिक का पीस बजाता था या ड्राइंग दिखाता था, they would be like हाँ अच्छा है लेकिन you're not as good as your Oh my uncle, your goodness. cousin. तो that kind of as a kid lit a fire in me कि मैं इनको तो impress करूँ. But then I grew out of that at like 15, 16 where I was like अच्छा do it for yourself now. तो no, it was a. That's why my family is very supportive of the things I'm doing. My sister, who's younger than me, also grew up in that environment. और वो भी म्यूज़िक करती हैं और सब कुछ। तो खिज़र जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जो मेरे कज़न हैं, वो भी काफ़ी क्रिएटिव हैं। वो बताते नहीं हैं लेकिन हैं। Everybody just has that. Mariam, my wife, she's obviously from a different family, but we connected on creativity and kind of the passion for the arts. So she's also a partner in the yes, in Mano she's Studio co-founder and of Mano also, Animation Studios. also the producer of the film, right? She is associate producer, Associate art producer. director, and co-founder of Mano. And Khizr is the CEO of Mano and the producer of The Glass Worker. Why the name Mano? How Mano? did you come up with the name? मानो I was मेरी trying to बिल्ली का figure नाम out, you know. अच्छा बिल्ली का नाम था। I was thinking उस्मान से शायद आपको। मानो मुझे लोग कहते हैं which feels strange because वो मेरे चचा का nickname है। Okay. तो अतीद रियाज the middle brother who formed TCF उनका nickname है मानो। So I can't lay claim to that name, but Mano I picked because it's a simple name. Obviously it's my cat's name and I like the way it sounds, but मैं जापानियों का सोच रहा था क्योंकि उनके vocabulary में माँ और नो है, तो वो मानो animation आराम से बोल सकते हैं। So it was the mind of a 22, 23-year-old. नहीं, but I think but it's I a like very, the name. it's a I very think good it's a simple- approach. You're right. Future में you never know where you're going. And the interesting part is जो हमारे Spanish producer है Manuel Cristobal, when he came on board on the project, he said, I love the name of the studio. और मैं सोच रहा था वाह मेरी बिल्ली का नाम है। He said, no, in Spanish it means hand. Didn't you plan that? Wow. And I said, yes, I planned that. चलो उनको उर्दू नहीं समझ हाँ, आती उनको उर्दू इसलिए नहीं समझ में आती। इसलिए ये बच जाएंगे आप अभी भी। वो यही समझेंगे कि आपने कुछ ऐसे ही सोच के रखा but होता। it worked out. It was a Yeah. interesting coincidence. But Usman, when you were growing up and you know, मुझे ऐसा लगता है माशाल्लाह से you are so talented and kind, you know, like a genius also. Did you ever feel the odd one out while growing up? आप कह भी रहे थे आप घर पे ज़्यादा रहते थे, आपको शौक था कि जो आप बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, आप उसमें अपने आप को बिजी रखें, तो थोड़ा सा फील होता था मैं डिफरेंट हूँ। एंड हाउ वुड यू इम्यून योर सेल्फ फ्रॉम द जजमेंट्स जो लोग यू नो, बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है। You know, many times I would think about this growing up, and I found solace in the things I made. I really enjoyed that process. Yeah, I never really fit in, but everybody says that जो मेरी तरह जो चीज़ें करते हैं, so it's not something that I never felt special, but I knew that I'm different, and I embraced that. Didn't try to fit in either. अगर fit in नहीं हो रहे, what's the point in trying? Just be yourself. And what I noted was, when you're a teenager, people don't appreciate or understand you when you don't fit in. It's all about fitting in when you're a teenager. Yeah. But then when you get older, all of a sudden, oh, you don't fit in, you're so special and amazing because you're different. So if anyone's struggling with that when they're a kid, especially if they're a teenager, that'll go away. Just be yourself. मैंने उस पे ही focus किया कि I just want to be myself and
just make things and be happy in my world, and yeah. इसीलिए मैंने ये बात पूछी क्योंकि मुझे लगता है कि whenever you, अगर आप थोड़ा सा कोई डिफरेंट चीज़ करना चाह रहे हो, फिर उसके बाद बर्कली पे भी जब आपने स्टार्ट किया, आई फील आप जो सोच रहे थे, जो आप करना चाह रहे हैं, टू हैव अ हैंड ड्रॉन एनिमेटेड स्टूडियो इन पाकिस्तान, बहुत आइडियलिस्टिक लगता है सोचने में ना, इम्पॉसिबल लगता है. मतलब आप कहीं मैं सुन भी रही थी कि आपने भी जब कहा तो लोगों ने कि क्या करने जा रहे हो, ज़रूरत क्या है, यू नो. तो उस वक्त आप सोचते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ. सो व्हेन यू वर टेकिंग दिस डिसीजन, ये एक आइडियलिस्टिक अप्रोच ही थी विच टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल, या कुछ मेरिट पे रिसर्च थी जिसकी बेसिस पे आपने ये डिसीजन लिया? I'll just say that I'm very grateful I got to work with a wonderful team in Pakistan and a wonderful team internationally to bring this project to life. But when it started, nobody really thought it was possible. I had wonderful support from the TED team क्योंकि उन्होंने तो इससे भी और अजीब-व-गरीब चीज़ें देखी हैं that have been done in the world of science and technology. So animation in Pakistan didn't seem like such a difficult thing to do. Getting into it तो बहुत मुश्किल था. But I never really thought about whether it's the right thing to do. I thought about it as a, why has no one ever done this before? And then the thought process became that no one has ever done it before yet. No one has done it yet. उस पे मैं आ गया था कि हम कर सकते हैं. उस पे कैसे आए थे? मतलब व्हाट वाज इट दैट मेड यू थिंक कि हम कर सकते हैं जब पाकिस्तान में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? वो मतलब अगर आप सोचते भी कि मैं करना चाह रहा हूँ तो आपको सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिलता. The only thing I remember properly is just this drive कि ये मूवी बनानी है. I had an idea for a film and I toured lots of places to try and find the right infrastructure or the right people to make this film, ultimately deciding on कि हम पाकिस्तान में ही बनाएंगे. क्योंकि पाकिस्तान में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम कोशिश करके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं. That became the philosophy, and then it was just making the best film we could within the circumstances that we had. Bas. I wasn't thinking about whether it'll be a success. I wasn't thinking about whether it's the right thing to do. I just felt like we have to do it. I mean, I'm hearing from people now जो उस वक्त देख के सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अब जाके मुझे बताया कि हाँ, we thought you were crazy, ये कभी भी नहीं होगा. So I didn't know that they thought that then, तो मुझे अब जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ता. But it's interesting. I just really wanted to get it done. And then in the journey, it became also, no one's ever done this before. This is kind of historic if we pull this off. Yes. So I wasn't thinking about that in the beginning. But then towards the middle of it, I was like, no, if we can pull this off, this will be a huge milestone. So we have to get it done even more. That was the thought process. इससे पहले मैं आगे जाऊँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैंने जितना आपको सुना ना, आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया. आई वाज लाइक ओके, शी कैन डू इट. बस राबिया, तुम भी सोचो, जो इम्पॉसिबल लग रहा है, यू कैन डू इट. आई एम नॉट जोकिंग, यू रियली हैव पुट दिस थॉट इन माई माइंड. अगर ये नहीं हो सकता है, कोई और नहीं कर रहा है आपके लिए, तो आप खुद कर लें. और अगर सब लोग कह रहे हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन यू बिलीव इन इट एंड यू वांट टू डू इट, डू इट. व्हेन आई हर्ड ऑल योर टॉक्स, this is what I learned, and I was like, okay, I think everyone needs to hear this. And I love this statement of yours. Another thing which you've just said, I wanted to do the best, or I did the best in the circumstances I had. Yes. आप ऐसी कोई लाइन है ना, दोबारा कहिएगा, क्या कहते हैं आप? मैं फिल्म के बारे में कह रहा था that I feel like I made the best film I could in the circumstances that I had. Yeah, and जिसके पाकिस्तान में बना रहे थे. And I think this is such a great line to give to our new generation, to anybody who's thinking and struggling that we don't always have to be the perfect, or जो आपके circumstances हैं उसमें आप best क्या कर सकते हैं. So I just want to tell you that मुझे तो आपने बड़ा एक direction दे दी है. Thank you. Now going back to I'll add one thing to that though, which is there is a price to pay. वो तो होता है that it's a lot of sacrifices, a lot of sleepless nights. It's just your obsession and passion that carries you through, but it takes a toll on you. Wo I learned while doing it. I didn't think how difficult it would be before I got into it, but while doing it, it was very tough.
It was very, very tough. We would spend days working in the studio with our Pakistan team and then our nights coordinating with our international team. I was averaging 4 hours of sleep. हम यहाँ पे रुकें Yes. थोड़ा सा जाएं ताकि आपकी Yes, yes. ये जो स्ट्रगल की कहानी है ना, सो बर्कली पहुँच गए हैं हाँ, आप, ठीक है, एंड स्कॉलरशिप पे हैं, हम्म, एंड नाउ यू डिसाइडेड दैट कि मुझे पाकिस्तान में एनिमेशन स्टूडियो हैंड ड्रॉन बनाना है, ठीक है. वो यू मेट समबडी एट इन जापान वेयर ही Yes. सजेस्टेड, वो स्टोरी थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? तो जब मैं बर्कली में था, I was studying music composition because I was interested in writing for orchestra, and I got an opportunity to record one of my orchestral pieces, Blue Moon Waltz. So huge honor there. So Berkeley, I was really enjoying. Some sides of it I wasn't enjoying, but the overall experience was really good and insightful. And then I was going to TED conferences while at Berkeley. ओके. So I went to the conference in 2015 और वहाँ पे मैं एनिमेशन की आइडियाज़ अपने एक पोर्टफोलियो के इसमें लोगों को दिखा रहा था. And I got invited to speak at a TED event in Tokyo called TEDx Tokyo. Spoke there, got invited to Studio Ghibli, my favorite goodness, animation studio in okay. the world. मैं उधर Wow. पहुंचते ही रोना शुरू हो गया. मैं अंदर रो रहा था, मैं हर जगह रो रहा था. I had to go to the side and be like, relax, Usman, सब embarrass हो रहे हैं. वहाँ पे उन्होंने कहा, if you really want to make this film, you should make your own studio. Then we started building the infrastructure for the studio in Pakistan. And I was still at Berkeley, ओके. but we were starting to get work done in Pakistan. फिर 2016 में Kickstarter किया. Kickstarter से जो हमने finances raise किए were enough to make a pilot. So we were making that pilot while I was in Berkeley. That became really tough. और वही routine थी that became my life later. I started experiencing that for the first time, which is कि दिन में मैं काम करता था, classes जाता था, फिर रात में स्टूडियो से कम्युनिकेशंस शुरू कर देते थे और फिर मैं बैठ के चीज़ों को रिव्यू करता था और ड्रॉ ओवर्स भेजता था. That became really tough. So that's why I had to drop out of Berkeley because I was like, this is getting somewhere, this is going somewhere. Mano Animation Studios. I don't know where, but I know that I have to make this film. So when I spoke to my parents and Mariam and said, I'm going to drop out, my father was very supportive. He said, जो भी कर रहे हो दिल लगा के करो और अल्लाह का नाम लेके do it. My mother was freaking out कि नहीं अभी क्यों छोड़ रहे हो, but I understood her point of view because she was saying 1.5 साल ही तो रह गया. And I really thought about that. That's why I was so scared when I was submitting my papers to drop out, because I had a full scholarship, which a lot of people at the school didn't have, and I was very blessed to have that. So I felt like ना शुक्री है कि मैं drop out कर रहा हूँ, but I decided that I have to get this film done. और वही अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ा, and then I never looked back. आपकी हेल्थ पे भी it was taking a toll, not was just taking a very- emotionally but Yeah. also physically it was taking a toll. So that's what I wanted to bring about. And एक और जगह आपने mention किया, you said that I just knew there was this drive in me that I had to do it, which जिसकी वजह से वो decision लेना आसान हो गया. और वो मैं इसलिए ये point लेकर आ रही हूँ कि कभी कभी जब हम ऐसा कोई decision ले रहे होते हैं तो कभी कभी वो इमोशंस में हम बेवकूफ़ी भी कर जाते हैं, लेकिन जब इतनी क्लैरिटी हो, जहाँ व्हाट आई अंडरस्टूड वाज लाइक आपको सुकून नहीं आ रहा था, यू लाइक मुझे ये करना ही है, जब इतनी क्लैरिटी हो तो शायद फिर वो डायरेक्शन सही हो, वरना ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डूइंग, राइट? सो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? आई वाज क्यूरियस कि पहला स्टेप क्या था और फाइनेंसेस कैसे आपने अरेंज किए फॉर द स्टूडियो, हायरिंग कैसे की? Initially it was self-financed. ओके. My family gave a little bit of money, but then we had to really scale up. तो फिर जो मेरे mentor थे TED पे, Tom Riley, उन्होंने कहा कि do Kickstarter. ओके. Kickstarter will help you raise the money you need to also show potential investors later that there is a market for this. We did a Kickstarter. We raised the money through that. That allowed us to make a pilot animation. फिर उस pilot animation को मैं जापान वापस लेके गया. Showed a few people there that this is what Mano Animation Studios is capable of doing. Wow. Then a few producers from Japan came on board and discussion started. फिर बाकी producers जैसे यूरोप से आए, अमेरिका से आए,
That helped in speeding up our uh, convincing of the investors कि और पैसे इसमें हम डाल सकते हैं. My family supported a lot of the stuff that the studio was able to do. So my family is a big investor in the project, but then our other investors are from California. They are also like family, so very very grateful to work with the people that I worked with. Raising the money was not easy, and Khizr, Mariam and I did not make any money from this. We raised the money to make the film and pay the team and everybody who we're working with. I'm still waiting on that, but even when we earn money, it has to first go to our investors. So it's a tough It's a labor of love. gig, I would say, a tough gig. Labor of love to hai, Yeah. but it's not as rewarding as people think. You have to really love the craft to put up with all of this stuff, which made it hard. That's why I'm saying it takes a toll. Of course. Sometimes it is hard. Sometimes I really wanted to just not quit, but just stop. I wanted the world around me to stop so that I could just breathe. वैसे मौके नहीं मिलते थे. You had to suck it all up and go and work and guide everyone. It was very, very difficult. But looking back on it, I'm grateful I had those experiences. I never want to go through it again. But like I said, I worked with a wonderful team in Pakistan and a wonderful team internationally. Film khatam ho gayi hai, so it's over. So how are you financing yourself throughout? जब My family support, okay. that's it. And that must also be taking a toll on you. Yes. And Kickstart जो आप कह रहे हैं for लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए अगर आप थोड़ा सा explain करना चाहें कि what is it? Kickstarter एक website है जो I think 2014 या 2013 में शुरू हुआ था. It's an online crowdsourcing platform. Okay, it's a crowdsourcing. Okay. तो वहाँ पे आप Crowdfunding. अपना sorry crowdfunding yeah, मैंने crowdsourcing बोल दिया. That's okay. Crowdfunding platform Okay. where you put up your project और आप एक cut off point डालते हैं that it has to raise say $5,000 in 6 days. Okay. And if you raise the $5,000 in 6 days, you get to keep that money. But if you say raise $3,000 in 6 days, the money's gone. That's what it was like then. They're changing it now to make it कि जितने भी पैसे आपने raise किए हैं आप रख सकते हैं. But when we did it, it was you had to hit the money that you're trying to raise within the time frame you had to raise it, otherwise it's all gone. तो एक और added layer of pressure था उसमें. हाँ, there was a lot of tension while making the film, the tension around making the film and building the studio. That's why I'm grateful that I worked with a lot of remarkable people who were able to see it through. 10 साल आपको लगे लेकिन 10 साल में से 4 साल प्रोडक्शन के जी. so the rest of the 4 years were just preparation for Yeah. production. So right? 2014 till 2019 was us making the studio. Me पहले तो शुरू में सिर्फ मैं drawings कर रहा था. मैं 2014 से I would say the latter half of 2015 खुद ही बैठ के अपनी चीज़ें बना रहा था. कभी कभी मरियम को दिखाता था. स्टोरी बोर्ड्स भी अर्ली स्टोरी बोर्ड्स बर्कली के डॉर्म में बैठ के ड्रॉ कर रहा होता था. कैरेक्टर के पोटेंशियल डिज़ाइंस बना रहा होता था. Then I think like late 2015, early 2016 onwards, started working with a slightly bigger team, and then we did the Kickstarter. Kickstarter say we were able to finance the pilot. We finished that in 2018, and then from 2018 to 2019, it was refining the script with the other producers that came on board. और फिर 2019 के शुरुआत में, I think January 2019 is when we went full steam ahead into production. So the film took 4 years to make, but the whole journey to get to the finished film was 10 years. Glass worker नाम कैसे आया? The actual term is glass blower. Glass I didn't yeah, like exactly how that right, sounded, yeah. so I changed it to glass worker, the glass worker. And the Urdu title was Shishagar, which we changed later to just be glass worker in Urdu because a lot of people were asking this, so I'll answer that question. कि शीशागर से ग्लास वर्कर उर्दू में क्यों चेंज किया? रीज़न इज़ कि हम अभी जापान नहीं है. जापान में जापानीज़ टाइटल अलग होती है और अमेरिकन या डब टाइटल अलग होती है. हम जापान नहीं है. It was easier in news reports and
just coverage to just call it Glass Worker rather than two separate titles and create confusion. The Glass Worker English version, the Glass Worker Urdu version. तो क्योंकि हम दोनों फिल्म simultaneously release कर रहे हैं. Eventually, inshallah, we'll get to a point where we can do that, have separate titles for Urdu and English. But abhi ke liye the smarter move in marketing is to just keep it one name. Definitely. Yeah. वो हर But, चीज़ का एक हाँ. process होता है. And Shishagar is also a made up word. I made that word up as well. Glass worker is not the technical term, it's glass blower. But I didn't want to call the film The Glass Blower. कभी ऐसा हुआ that you almost gave up during the journey and you're like, मैं नहीं कर सकता. Then what made you stand up again? No, there were many times where my mind didn't give up, my body gave up. मैं बीमार पड़ जाता था, तो that was like a short break. But there was never a time where I was like, I don't want to do this. I always wanted to get it done. And the longer it took, the more my desire to get it done, I wouldn't even say grew, it festered. Like this ugly thing, कि ये ख़त्म करना है, क्यों नहीं ख़त्म हो रहा. It was hard though, but I never wanted to give up. But I did want the world to stop so I could breathe for a second. For all those people जो आपको सुन रहे हैं, जिनके dreams हैं, कुछ करना चाहते हैं, what would दो तीन चीज़ें क्या कहना चाहते हैं? ये तो आपने कहा कि हाँ, इसका एक it does take a toll, it's a price, there is a price जो आपको pay करनी पड़ती है. But आपकी relationships पे भी कैसे affect होता है? आपकी ज़िंदगी पे भी क्या affect? क्या दो तीन चीज़ें आप guide या caution या inspire करना चाहेंगे? I am very obsessive. So I obsessed over the project a lot. And I wasn't able to balance work and life. And that, sure, got this film done, but then I can't do it again like this. I have to find a way to balance both work and life, because if you don't live a life, you can't create meaningful things. Yeah. Because you draw from your own life experiences to make things. So I would say that just ease up a little अगर आप ज़्यादा obsessive हैं, because it might help in the short term, it won't help in the long term. And the other thing I will say is persistence. Even when you feel like giving up, don't. Because I give this example many times. School में सारे लड़के म्यूज़िक बजाते थे, because everybody wanted to play guitar, everybody wanted to play something and go up on stage and play. I had the good fortune of already playing music since I was a child, but I saw all of these amazing musicians in school who could do so many amazing things that just gave up. मैं अक्सर सोचता हूँ कि could have been anyone on that TED stage if they had continued playing. But it was me because I kept going. Maybe I don't know. I like to think that way. Because I kept doing it, things started happening. But I saw a lot of remarkable artists, a lot of remarkable musicians in school who just gave up. So don't give up. एक सवाल मेरे जहन में आता है जब मैं आपकी पूरी जर्नी देखती हूँ. आप इसको बहुत से प्रोडक्शन हाउसेस के पास भी लेकर गए, लेकिन वहाँ से भी आपको कोई इनकरेजमेंट नहीं मिली थी. यू वर रिजेक्टेड, द प्रोजेक्ट वाज रिजेक्टेड. उसके अलावा भी जब शुरू में भी हुआ तो बहुत चैलेंजेस, यू नो, एवरीथिंग. हाउ डू यू स्टे पेट्रियाटिक इन दोज टाइम्स, जब वो जगह जिसका नाम लेके आज आप सब जगह ऐलान करें, द फर्स्ट एवर हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म ऑफ पाकिस्तान, उसी जगह ने जब आपको वो सपोर्ट नहीं दी हो जब आप उसकी ज़रूरत में थे. आई डोंट नो, इट इज दिस क्वेश्चन दैट्स कमिंग इन माई माइंड कि आप कैसे फिर भी पेट्रियाटिक रहते हैं और उस चीज़ को अपने आप को नेगेटिव की तरफ नहीं ले जाने देते, और ये नहीं सोचते कि फाइन आई एम गोना लीव दिस प्लेस, बिकॉज आप नहीं छोड़ के गए. चाहते तो आप जा सकते थे. यू वर वेरी टैलेंटेड एंड यू नो हर जगह जा रहे थे, टेड पे जा रहे थे, सब जगह. यू डिड कम बैक. सो जस्ट अ क्यूरोसिटी, डज दिस थॉट एवर कम टू यू? ये आता है कभी, होता है ऐसा, या कभी ऐसा हुआ भी नहीं? नहीं, initially when I started, I really wanted to do something special in Pakistan, something that could potentially give people hope कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. And now we've achieved that.
जब हम पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म बोलते हैं, that's not patriotism, that's just a fact. Okay. So I'm not saying or using Pakistan in any way. I'm just stating facts that nobody had done this before in Pakistan. This is the first hand-drawn independent feature film to ever come out of the country. And I think the patriotism aspect of it, sure, we didn't get government support, but our government has other issues they're dealing with, so You're being very obviously kind. चलें आगे I'm चलें. trying to be kind. Government funding that other people receive in the animation industry or filmmaking industry in Europe, in America, it's different in Pakistan. It's difficult to do that when so many other things require that financing. So I had never held it against anyone. And again, I just thought this is the circumstances we're in. How can we work around these problems? And you know, as difficult as it was making this film, I got to work with some remarkable people in this country. So the people are great. तो Yeah. पेट्रियाटिज्म क्यों नहीं होगा? Yeah. ये पाकिस्तान में हमने पाकिस्तानियों ने बैठ के ये बनाया. The patriotism is there. Just wanted to let you know, I didn't mean to say कि आप पाकिस्तान को use कर रहे हैं. I meant to say कि पाकिस्तान की नहीं, ये नहीं, बहुत I अच्छी fully बात get है. that. Yeah. I'm हाँ, just saying I just कि- wanted to clear it to No, the but people who I'm listen. making one thing clear regarding that as well, na, Yeah. कि that's a fact. Yeah. वो that fact has nothing to do with patriotism. अगर मैं patriotic नहीं भी होता, I would still say that. But I am patriotic because I mean we've done this for Pakistan, and I hope the people in Pakistan enjoy it. But अगर मैं नहीं भी होता, we'd still say it's the first because it's the first. 9/11 के बाद पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो आपकी पर्सनालिटी को आपको बहुत अफेक्ट किया और उसी की रिप्रेजेंटेशन हम फिल्म में भी देखते हैं. उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? 9/11 के बाद एक एंग्जाइटी बच्चों में फैल गई थी. We didn't really understand it at the time कि दुनिया में क्या हो रहा है. But you could feel it, you could sense it, and only when you get older do you realize कि maybe that wasn't the best way to grow up. तो वो जो फीलिंग थी हमने फिल्म में डालने की कोशिश की है कि especially for somebody like me who played music and did art, what does that mean in a society that is surrounded by just conflict and this impending sense of doom कि क्या हो रहा है. फिल्म में तो it's obviously very very different. We're talking about a war that is approaching these characters, but that feeling is something I wanted to capture कि हमारे इर्द गिर्द जो सारे conflicts जो हो रहे थे 9/11 के बाद, how did that affect children? वो आइडिया पहले आया था या लव स्टोरी का आइडिया which blooms into more about social conversations and conflicts? How did it all start? Glass worker का जो The concept है. idea started with a lot of just visuals. I wasn't really thinking about the story. I wasn't शुरू में तो short film थी because I was like, how will we make a feature film? And then I started writing the music, and then the ideas started developing. और फिर script का जो पहला draft था, then it became a feature film. But फिर भी एक cautious, held back sort of a script in the sense कि I didn't want to think too big क्योंकि हम फिर execute कैसे करेंगे पाकिस्तान में. Then when the other producers came on board, then we built on the ideas and wrote a version 2 of the script जिसमें जो मेरी ज़्यादा ambitious ideas थी वो हमने script में reincorporate की. Airships वगैरह जो film में नज़र आती हैं वो पहले इतनी नहीं थी. Okay. We put all of those elements in and then exaggerated a few other elements, the fantasy elements. So the script evolved very organically. The story was always based around the relationship of these two children. बाकी मुझे याद नहीं है क्योंकि इतने पहले हुआ था. It's okay. It's okay. काफी कुछ मैं आपकी को पीछे भेज के याद कर I'm रहा having हूँ. fun revisiting that. But what is Glass Worker about? Is it a love story? Thought provoking message है या बस एक entertainer है? I would say it's a thought-provoking story because it's an anti-war film. फिल्म का जो synopsis है जो मुझे रटा हुआ है क्योंकि मैंने हर TED stage पे ये बोला है कि stories about two children from separate walks of life. One is an apprentice glass blower learning from his father in the artisan glass shop. The other is a gifted violinist struggling to find her own unique voice on the instrument. And the film follows both characters through their formative years as a growing threat of war strains their relationship. So I've been saying this for 10 years. So
अब ये रटी हुई है मुझे, और उर्दू में वो साइनॉप्सिस इतना मुझे वो रटा हुआ नहीं है जितना अंग्रेजी का है, तो that's what I always lean towards. But ultimately, if I forget about the synopsis, it's a story about two friends who drift apart because of society and war. That's the story. एक बड़े मजे की लाइन है उसमें, लव persists in war or something, कोई क्वेश्चन है. तो that's from Elise's letter. मरियम ने वो line लिखी थी, and the line was, without art and music, what do we have in this world full of conflict and war? Mariam wrote that line as I wanted something that talked about the, I guess, the meaningfulness of art, and what does it mean to be an artist, especially with war around you. And Mariam wrote that line brilliantly, that without art and music, what else do we have in this world full of conflict and war? Yeah, true. So I think it's something worth preserving and protecting, and it just was perfect, and I said we'll use this as is. और फिर उर्दू में भी मैंने उसका तर्जुमा करके हमने उर्दू स्क्रिप्ट में भी इनकॉर्पोरेट किया था, तो I loved that idea. उसमें 3 आपकी इंस्पिरेशंस हैं, अगर हम देखते हैं आपके जो ट्रेलर से भी, और आपने एक कहीं मेंशन भी किया, द एनिमेशन इज जापानीज इंस्पायर्ड, एंड जो फिल्म में एक्सेंट यूज़ हो रहा है या जो कॉन्वर्सेशन है दैट्स मोर लाइक ब्रिटिश, लेकिन आपको उसमें पाकिस्तान के विजुअली बहुत से एलिमेंट्स नज़र आते हैं. तो शुरू से ये था कि मैं इन तीनों की कॉम्बिनेशन रखूँगा, या फिर ओवर द टाइम ये डेवलप ऐसे हो गई? बिकॉज जब मैं देख भी रही थी तो वो एक सीन है ना जहाँ पे कोई वो सब्जी वाला है एंड ऑल दैट स्ट्रीट, एंड यू नो वो खवातीन ने वो झुमके से पहने हुए, झुमके नहीं बट बालियाँ हैं आई थिंक, यू नो, सो इट इमीडिएटली यू नो मेड मी कनेक्ट विद द फिल्म, यू नो, इट्स लाइक दिस इज सो फेमिलियर, अपना अपना सा लग रहा है, यू नो. तो वो हुआ कैसे ये? एनिमेशन की मज़े की बात ये है, और हैंड ऑन एनिमेशन की मज़े की बात ये है कि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज़ मच ईजियर बिकॉज एवरीथिंग इज़ ड्रॉन, द कैरेक्टर्स आर ड्रॉन, एंड इफ़ यू डू गुड आर्ट डायरेक्शन द वर्ल्ड इज़ ऑटोमेटिकली इमर्सिव. हमने बहुत सारे कॉलोनियल एलिमेंट्स को भी फिल्म में इनकॉर्पोरेट किए हैं, और बहुत सारे इस्लामिक आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स इनकॉर्पोरेट किए. मैं आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ अभी. वो जो बिल्डिंग्स so the नजर way आ the रही हैं ना, buildings look, it's a mix, a blend of East and West. Even the way the characters have been portrayed, it's a blend of East and West. The reason being is I wanted to, और ये मैंने शुरू से प्लान किया था जो आपका सवाल था, I didn't want to set it in any particular location, because then the themes and things that we're talking about in the film become a representation of my viewpoint about those issues. I wanted it to be very objective rather than becoming a geopolitical issue, कि ये जंग के बारे में ये साने ये क्या बोल रहे हैं, etc etc. It's more of नहीं, I believe that war is bad at the end of the day, but also thinking that it's very bad is also an extreme point of view. I wanted to show the balanced opinion about these issues that we grew up with. War also protects people. War preserves culture as well. War, a lot of people die in war. What does all of this mean? Rather than pointing fingers at people, just for it to be an objective viewpoint of these issues that plague our world. कहीं से हिस्टोरिकल रेफरेंसेस या हिस्ट्री कुछ आपने डाली है? दो यू आर सेइंग कि आपने उसको लिमिट नहीं किया एक लोकेशन या एक स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कहीं कहीं हिस्ट्री के रेफरेंसेस आपको लगा डालें कि ये आपने डाले हैं कि वो तमाम यंग ऑडियंसेस जो आएंगे वो एक्चुअली नॉट जस्ट द कॉन्सेप्ट अबाउट वॉर एंड यू नो द सोशल कॉन्वर्सेशन दैट यू वांट टू हैव, उसके साथ साथ वो ऐसा भी कुछ लेके चलें, अ रिविजन ऑफ हिस्ट्री, और यू नो देयर आर मेनी मूवीज जब हम उसको देखते हैं तो हम ओ अच्छा वियतनाम में हुआ था, ओ साउथ अफ्रीका में, सो ऐसा कुछ होगा या इससे दूर रहे हैं आप? नहीं, I incorporated a lot of imagery that is inspired by some terrifying images of World War I and II. Okay. But I tried to keep it separate from everything that we've seen in the world, so that it's not identifiable. It's just a particular thing that's happening to these characters in their fictional world. That was the ideology behind it. But people will see what they want to see. I will have no control over it once the film is out there, which is why again I said I'm anxious the film will go out there and people will also interpret it however they want, which is a good thing.
too. कुछ बिल्डिंग्स कराची की कुछ बिल्डिंग से मिलती जुलती हैं. तो जो अलीज का स्कूल है, जो रॉयल एकेडमी जो फिल्म में है, वो एम्प्रेस मार्केट पे हमने मॉडल की है. I thought so, but I was just scared to ask because I was like कहीं मैं बेवकूफ़ ना लगूं नहीं, राबिया. नहीं. मुझे लगा फेयर हॉल का भी कहीं कुछ लिया है फेयर आपने? हॉल का भी काफी लिया है ना? और जी जी. Oh, I'm so proud of myself because I was just watching. I was like, this does feel, if not exactly, but you just a familiarity comes, you know. अब मैं दोबारा देखूंगी तो और से उसको कर सकती हूँ. There are lots of Easter eggs like that in the movie. I wouldn't call them Easter eggs because Easter eggs reference something. Easter eggs तो है movie में, but I would say these are inspired by you'll see the inspiration behind certain buildings. Yes. एंड और कराची की क्या चीज़ें आपने उसमें डाली? बिकॉज आपने कहीं मेंशन भी किया था कि जो लोग कराची से, ऑफ कोर्स पाकिस्तान से, आई वुड से जब देख रहे होंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिसकी वजह से आपको कनेक्शन होगा फिल्म में. वो आप फिल्म देख के आप डिसाइड कीजिएगा. मानने का इसके लिए आप फिल्म देखने आए. Yes. तो क्या प्लान है जब पहला फिल्म का शो हो जाएगा? You're gonna quickly see for reviews. You're not gonna watch anything, hear anything. क्या? I have faith in the product, though. I know that it was made with a lot of thought and love and care. So I know the people who want to like it will like it. I know that a few naysayers will also end up liking it, and I know a few people just won't like it no matter what. So I'm not worried about that. Reviews के मामले में I've already gotten some wonderful reviews online, but I'm talking about personal reviews. I've sent the film to a few of my heroes जिनको बहुत अच्छी लगी, and they didn't have to be nice. They actually enjoyed it, so that means a lot to me. So I've fulfilled what I wanted to fulfill creatively. ठीक है, I've done a good job, and the team has done a good job, so I'm okay with that. The people ultimately will decide how big of a monetary success it is. That I have no idea. So hopefully if people like it, they'll watch it again. They'll take more people to watch it, inshallah. And there's this amazing Walt Disney quote. I paraphrased it a little, but he said, we don't make movies to make money. We make movies to make money to make more movies. That's the dream. If this can just do well enough or we can make more, inshallah I will be satisfied with that. And I want to tell people, just imagine, because trailer से ये बहुत अच्छी लग रही है. I absolutely love it, and I'm, मैंने सोचा मैं इंशाल्लाह जाके देखूंगी. So if it works out, look at the doors it will open for Pakistan, internationally and locally. मैं तो बस ये सोची थी कि कितना और आप ना सिर्फ movies बना सकते हैं. I just feel that a lot of back-end work can also come to Pakistan. Yes. Right? जिससे आपकी jobs create होंगी, economy बेहतर होगी. So everything has a spillover effect जो आपको अच्छा हो सकता है. जिबली स्टूडियो भेजा आपने? उसके बारे में मैं अभी नहीं कह सकता. But response आया? That will be a dedicated thing I speak about later. आप किसी को नहीं बता रहे, पर मुझे बता रहे हैं सिर्फ. Special. I promise. Because I'm really curious what did they say to you, you know? अभी तक उन्होंने नहीं देखी. अभी तक उन्होंने नहीं देखी? Okay, चलें ठीक है. जब भी वो हो तो we would love to. But I think if the people love it, then it doesn't make a difference. And as long as you love it, that's the main thing. Vincent and Elise के character, how did they come up? What's the inspiration? कितना time लगा उनको करने के लिए? और जब हम देखें तो हमें क्या नज़र आएगा? If I'm to talk about how I came up with the characters, that happened pretty quickly because both characters represent two different sides of what I do. There's the craftsman side. Vincent is a glass blower, तो एक artist है. He uses his hands, he makes things. That's my drawing side. And Elise is the musician. तो हल्का सा जो intellectual side है for writing music and also performing music is inspired by that. So the characters came very quickly and I knew what I wanted them to look like very, very early on. वो तो 2014 में मैंने 2-3 sketches बना ली थी that I want the character to have brown hair, wear this scarf, have these suspenders और Elise के जो orange बाल हैं वो मैंने बना लिए थे. तो it came very quickly. I didn't really think about it. There's no interesting story for how they came up. It was very matter of fact. कोई पूरी उसमें interesting story है that you can share? About how I came up with the characters? Anything with the film related? It all came together very quickly. Okay. The refining process was interesting. The story came together extremely quickly. मैंने 3-4 दिन में लिख ली थी. Okay. The short story.
And then that developed into a longer story because I was like, this is so interesting, I want to develop this a bit more. Phir kya hua? And I developed it into a story. The refining part where we sat with Jeffrey Wexler, who's the chief of international of Studio Ponok and the English language producer of Studio Ghibli, and Moya O'Shea, who's an award-winning scriptwriter, worked in the BBC, done a lot of radio plays. So when we sat with them, when Khizr Mariam and I sat with them, we refined the story and came up with beats and other things that were a little divergent from what I wanted to do, but felt right for the characters. So we did those things and added some elements into the story. So it was a fascinating process. But in terms of the genesis of the project, बहुत जल्दी हो गया. It happened very, very quickly so that I could start drawing and writing the music. Making the film took very long. जितना मैं आपकी वीडियोस देख रही हूँ तो ज़्यादातर की जो आपकी एक्सपर्ट्स हैं या जो आपकी जैसे साउंड डायरेक्टर भी है, वॉइस डायरेक्टर बोलेंगे राइट, जो आपको कोच कर रहे हैं, या वॉइस डिज़ाइनर भी मैंने पढ़ा, या यू नो उस तरह, दे आर ऑल फॉरेनर्स, नॉट पाकिस्तान बेस्ड. आपने जो एक्सेंट यूज़ किया है वो भी पाकिस्तानी नहीं है, उर्दू वाला भी जो भी है उसमें भी कोई वो, इट डजंट कम अक्रॉस वेरी वेरी देसी, यू नो, इन दैट वे. इसकी क्या वजह थी? तो उर्दू डब पे जब आते हैं, दैट वाज प्योर, आई वांटेड इट टू बी वेरी जस्ट गुड उर्दू. आई डिडंट वांट एनी, मतलब there's nothing wrong with it, but जो पंजाबी एक्सेंट उर्दू जब बोलता है वगैरह, we didn't want any of that. We wanted clean, जो पुराने PTV के ड्रामे होते थे, that sort of उर्दू, जो like if there's something that can be likened to English with it, like जो पुराने transatlantic English accents होते थे जो American films में पहले वो इस्तेमाल करते थे, something like that for the Urdu. Because of the way I grew up, because of the way we grew up, Khizr is also part of this, the childhood things that we went through के उर्दू ज़बान कैसी बोली जाती है. मोहिद्दीन के साथ आप मतलब उधर से तो exactly, तो we wanted to try and capture that. तो हमने localization पे बहुत काम किया. I wouldn't say the script is a translation. The direct translation नहीं है of the English version. It's more of a localization. Some jokes in English didn't work in Urdu, and we tried to come up with equivalent things. So the Urdu script came together like that. For the English version, the reason we went with British accents is because we wanted to date the film in a particular era, and the British accent is associated with that era, and have a classic movie feel. Dr. Zhivago was a big inspiration for the film, so to have that element in it. But what we focused on for the English version is having a South Asian cast. So every single actor that is in the film, apart from Teresa Gallagher, who's an amazing voice actor and worked on the Ghibli films as well, is all British South Asian. And what's the reason for that? To Just keep because it of the true to our accent? roots, to keep it true to everything that's happening, even though these characters are speaking English, they're voiced by South Asians as well. Art Malik is one of the most famous Pakistani actors in Hollywood. We're very lucky to have him. We got Sasha Dhawan, who is a wonderful, wonderful actor. He's in The Great with Elle Fanning. He plays a character called Orlo. He's in Doctor Who. So he has a lot of fans. We were lucky to get him as Vincent. So we were very selective about who we brought on board, and they did such a phenomenal job. Both our Urdu cast and our English cast did an incredible job. Yeah, no, for sure. मैं आप लोगों के सारे वो you know credits and देख रही थी, नाम देख रही थी, and it's an impressive, you know, ensemble जो आपने किया हुआ है यहाँ पे of the entire team, and shows how much effort and thought process has gone into it, and also the expertise that each one of them have brought to this project itself. Who is Glassworker for? कौन जाके देखे? This is an example that I often use. आपको original Lion King तो याद होगी. बिल्कुल. That film had everything for children, life lessons for children, and also adult themes that parents can go and appreciate. The Glassworker audience is the same as the Lion King's audience. It is a film with a lot of thematic content that could resonate with adults but also children, and then it has moments for children as well. I would say that young adults के लिए ये film है, and older.
हैरी पॉटर का जो Yeah. ऑडियंस है, जो लोग हैरी पॉटर की किताबें पढ़ते हैं, दे विल एंजॉय दिस फिल्म. ये 4 साल के बच्चे की फिल्म नहीं है. नहीं है. नहीं, it is for, I would say, 8 and up. So is the film going to have some sort of rating? या नहीं? It's rated U because it's still okay. for 8 and up, but it's not for like a 4-year-old will not go and understand what's happening. course, Even and then though there's war मैंने also. Lion King 4 साल की उम्र पे देखी थी, and I loved that film. Yeah. But I'm saying that to fully appreciate it, because I didn't fully appreciate the thematic content in those films at that age. Uh, 8 and up would be ideal, but anybody can hopefully go and enjoy it. And I think also just appreciating the artistry that went into it. That is another, I think, unique factor about this film. एक चीज़ जो मुझे शायद शुरू में पूछनी थी, so what's the difference between hand drawn animation and CG animation? Why is it a big thing? It's a big thing because I've made it out to be a big thing. At the end of the day, animation is animation. I've said this many times. It's a vehicle for storytelling. The story bekar hai, the animation is just a bunch of pretty pictures. Storytelling is the most important part of any film. Animation is just a vehicle for that story to be told. Now I've said that, I can say that hand-drawn animation is something I really love. CG animation is something I really enjoy watching, something I really love, not something I would want to do for the glass worker, because I love drawing, I love the aesthetic of hand-drawn animation. And what separates hand-drawn animation from CG animation is both are incredibly difficult to do. Both take a lot of work and a lot of artistry. In hand-drawn animation, you draw every single frame by hand. चाहे वो बैकग्राउंड हो जो हाथ से पेंट हुआ हुआ है, या कैरेक्टर की जो एनिमेशन है वो पूरी हाथ से ही बनी है. There was no computer assistance in this process. उसको tweening कहते हैं. We didn't do any of that. Everything has been drawn and painted by hand. So the film is like a moving painting, and that has its own nostalgia, its own aesthetic that I enjoy watching, and I'm hoping others will enjoy as well. कितने frames हैं? इसका मैथ मैंने कभी नहीं किया है But you were because saying it's ना 1700 किए थे तो फिर 300 I निकाल drew- दिया आपने and then it left. so that is in the storyboarding process. Yeah. I drew 1477 individual shots Okay. for the movie. That's each time the camera changes. And within those 1477 shots, I also drew multiple frames for the storyboard. That's to plan the whole film. That is probably 2,500 individual drawings for planning out this movie. For the film, films are made at 24 frames per second. Animation is usually 12 drawings per second. If you want really smooth animation, it's 24 drawings per second. But it varies between 8, 12, and 24. If we take an average of 12, the film is 100 minutes. So 12 frames per second That's what I was thinking, multiplied I by 60 multiplied by Right. 100. Am I saying that right? Yes. Yeah. So that's how many drawings We are would not- we are not potentially be in the calculating film. I could have said that completely wrong. Please correct me No. if it's wrong, but there are a lot of drawings in the movie. Yeah. No, I think आपने सही बोला है. सिर्फ I'm just not going through the numbers in case we Yeah. get it wrong. तो- That's why I didn't Yeah, go through yeah. it because But this it varies on every single Yeah. shot. अगर बहुत smooth movement चाहिए, frame rate ऊपर चली जाती है. अगर बहुत zoomed out shot है. That's what I mean by the technicalities of making animation like this, especially directing it. You have to understand what the technical limitations are and also plan for those technical limitations. So as much artistry that goes into planning the shot compositions, you also have to be aware of the technicality towards creating that shot. Animation में एक और चीज़ है, parallax layers, if the camera is moving, all of those things you have to take into account when making a shot. At least I feel you have to. There's some directors जो बनाते हैं and their team figures it out for them. I knew what I wanted and I tried to speed up the execution that way. Are you creating any merchandise for the film? We're making a little bit of तो merchandise. available yes. होगा? जी, वो People could available buy. होगा. कहाँ available होगा? Online या कहीं shops पे? Where we're going to be announcing that soon, but we won't have our own online portal, but the partners who are working with वो बेच रहे होंगे तो उनके links हम डाल देंगे. Because I think a lot of kids love to draw and color. तो अगर वो ही चीज़ कुछ books में आ जाए या colors में तो it would be
सच अ ग्रेट थिंग जो आपने Yeah. देखा है आप उसको वो कर सकें और उससे बहुत सी चीज़ें क्रिएट Yeah. तो आई थिंक इफ दिस हैपेंस दैट विल आल्सो बी समथिंग गुड फॉर द इंडस्ट्री। Yeah. आपको लगता है कि स्कूल की होने की ज़रूरत है हैंड ड्रॉन एनिमेशन में, या कुछ आप सोच रहे हैं इस डायरेक्शन में टीचिंग का, या इस चीज़ को इस कॉन्वर्सेशन की तरफ ले जाने का? I said this at TED, which was, will a thriving animation industry exist in Pakistan? Time will tell. ओके So I don't know what the future holds. I just know कि हमने ये फिल्म बना ली है, and whatever impact it has, inshallah it will be for the better. Inshallah it'll inspire people to pick up their own pencils and go on their own difficult journey to make whatever they dream about. I don't know. The answer is more nuanced than just saying it. I think it'll lead to great things, but I do know that it'll inspire people, and then it's on them to take their dreams forward. And I hope it can lead to, in 30 years time, a thriving animation industry in Pakistan. But उससे पहले 30 इयर्स तो बहुत लंबा है भाई। infrastructure set up करना, to have people, अगर मुझे 10 साल लगे थे to make this whole thing, to create an infrastructure to make films, even though the film took 4 years, then the next person will probably take 4 or 5 or 6 years to make their film, and then somebody else will be inspired by that and make their own film. तो मतलब इंडस्ट्री तो नहीं कह सकते ना अगर सिर्फ एक हैंड ऑन एनिमेटेड फिल्म आई है। सीजी फिल्में तो बनती रहती हैं, मैं हैंड ऑन एनिमेशन की बात कर रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, सो इफ somebody makes a film every 5-6 years, if that happens, then only when you have multiple films can you call it an industry. So it'll take time. So what's next for you? Resting. तो मानो स्टूडियो क्या छुट्टी पे जा रहा है? What are they doing? Abhi That's to what my we're curiosity, working, I was like. we're working on a project for a European animation Okay. studio, Valamon. तो अभी उस पे काम चल रहा है, but for me, मुझे अभी ड्राइंग टैबलेट ही नहीं देखना नहीं है। देखनी क्या 1 महीने 2 साल 1 साल क्या, या बस नहीं पता? नहीं, not that long, not 2 साल, 2 साल के बारे में मैं नहीं सोच रहा, लेकिन चंद महीने। Yeah. See, already you're working with this European studios. Things are already happening. So I do feel, inshallah, it will happen a lot quicker. Because Inshallah, आपने एक book बना के दे दी है for people who want to do something. I documented all 10 Yes, years as yeah. well, so people can see and learn from our triumphs and our mistakes. Yeah. So I'm optimistic, but I have to wait and see कि क्या होता है। So this anime community that exists in Pakistan, are you kind of in conversation with them? कुछ आते हैं messages उनके, because there is a very dedicated, शायद वो इतनी बहुत बड़ी नहीं हो, but है एक जो बहुत who love to watch and who are big fans of, you know. There are a lot of people in Pakistan who Yeah. love the Japanese animation. Anime fans बहुत सारे हैं। So I hope that they enjoy this film. I'm in touch with a lot of them from my pages that are Yeah. online. We interact with them on all of our social media. So I'm just happy that people are excited और वो फिल्म को support करें please, ताकि हम और बना सकें इंशाल्लाह. But नहीं, the response has pleasantly surprised me. और पाकिस्तान में भी नहीं, इंडिया से बहुत सारे एनिमेशन फैंस लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि yeah. इतने खुश हैं कि ऐसी चीज़ बनी है सब कॉन्टिनेंट में। तो अगेन जो मैंने पहले कहा था, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। Thank you so much for your time, Usman. नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग मी, you're a great interviewer, thank you. Thank you so much. It means something coming from you. आप इतना वो कर चुके हैं, घूम चुके हैं. But I really wanted to talk to you, and I thought that Fuchsia should have this privilege of documenting your journey. I think इतनी ज़बरदस्त बात है, हम लोग we are always looking for or looking towards international figures, या बाहर की कहानियाँ सुनते हैं जिससे इंस्पायर होते हैं, और हम, लेकिन ये हमारी एक होम ग्रोन प्रोडक्ट है, स्टोरी है, जिसको मुझे लगता था कि उसको मासेस तक, उसको लोगों का सुनना बहुत ज़रूरी है। और वो यंगस्टर्स जो बिकॉज अब तो लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करें, बहुत सी चीज़ें करें। सो आई एम रियली ग्लैड दैट यू कुड टेक आउट टाइम, एंड आपने इतनी ऑनेस्टली इतनी चीज़ें शेयर की हैं, बिकॉज ये बहुत वो लगता है ना ग्लैमरस इस पॉइंट पे सब वाओ, बट वो जो 10 साल का खून पसीना आपने लगाया है वो किसी को नहीं पता। सो पीपल हैव टू बी रेडी फॉर दैट। एंड थैंक स्टीव यू। जॉब्स की एक बहुत मज़े की कोट है, उन्होंने कहा था, इट टेक्स इयर्स ऑफ वर्क टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस।
Yeah, true. I love that. But thank you so much for not giving up and finally giving us this first Thank you. hand-drawn animated film. I'm really looking forward to it. We wish you all the best. अल्लाह करे फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो Inshallah. और लोग जाके एक्चुअली इंजॉय करें, बिकॉज मुझे ये लग रहा है इट्स नॉट जस्ट समथिंग कि वो animated film है, it actually has a story. Yes. It seems to be entertaining and it has a thought process. So when there's a combination of all of these things, people should connect with it, and that's my dua for you. कि Thank अल्लाह you. करे कि आपको कामयाबी हो. Inshallah. Thank you so much, and we look Thank you. forward to seeing more projects from you. Inshallah. Take care, Thank you and very much.